Malhotra, violent clashes gripped Nagpur on the 17th of March. The city witnessed large-scale arson, stone pelting and attacks which have injured more than 30 people, including police personnel. The unrest broke out just 2 kilometers from the fortified RSS headquarters after protests demanding the removal of Aurangzeb's tomb spiraled out of control. The clashes left at least 10 anti-riot commandos, 2 IPS officers and 2 firemen injured. Mobs torched 2 JCB machines and 40 vehicles, vandalized police vans and clashed with security forces. Meanwhile, the police has launched combing operations, arresting at least 65 rioters. The mastermind, Fahim Shamim Khan, has been arrested for leading the Nagpur clashes. An FIR filed by the Nagpur police accuses Khan of orchestrating the unrest and mobilizing around 100 people. He has been remanded to police custody till the 21st of March. Meanwhile, the Union Home Ministry has sought a report on the incident, which comes just weeks before Prime Minister Narendra Modi's expected visit to the city. As a curfew in Nagpur remains in place, we track the latest developments and what is likely to happen. The cyber police have booked local leader Fahim Khan, a key accused in the Nagpur violence, and 5 others on charges of sedition and spreading misinformation on social media during the clashes in Nagpur. Deepak, my colleague, is joining us at this point in time to talk about this. Deepak, क्या जानकारी मिल सकती है? देखिए, मौजूदा जानकारी है कि 10 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज कर दी गई है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिस बांग्लादेशी कनेक्शन का जिक्र किया जा रहा था, पुलिस इस बात को मान रही है कि बांग्लादेशी कनेक्शन के आधार पर ही एक फेसबुक पोस्ट किया गया था और उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि ये अभी एक शुरुआत भर है। तो ये मान लेना चाहिए कि जिस बांग्लादेशी कनेक्शन, स्टोन पेल्टिंग में कश्मीर का कनेक्शन, इन सब चीज़ों के ऊपर जिस तरीके से काम किया जा रहा है, तो जिसको कयास लगाए जा रहे थे, जिसकी चर्चा की जा रही थी, वो चीज़ें सही साबित होती दिख रही है। जिस फहीम खान का जिक्र था, उसको देशद्रोह के मामले में अंदर किया गया और उसके ऊपर देशद्रोह का मामला लगाया गया। इसके अलावा 5 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ है। इसके इतर 51 ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई और अलग अलग धाराओं में उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया। उन 51 में से भी आज जब साइबर के डीसीपी से बात हो रही थी तो उन्होंने बोला इन 51 लोगों में से भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है। और तो और उन्होंने ये भी बताया कि जो वीडियो हमें मिले हैं उसमें अल्लाहू अकबर, सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, इस तरीके के नारेबाजी लग रही थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से चर्चा बताई जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि ये मामला और बड़ा हो सकता है, क्योंकि नागपुर के अलावा बाहर से भी लोग थे जो इस पूरा जो मामला है इसको वॉच कर रहे थे, उसमें गाइड कर रहे थे। और कुछ ऐसे सोर्स भी मिले हैं जिसमें अकाउंट से लेन देन की चर्चा की गई है, उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। तो आज जो इसमें जो डेवलपमेंट है वो यही है कि 2 से 3 घंटे का कुछ जगहों पर कर्फ्यू में ढील देने की कोशिश की गई है, लेकिन जो महल वाला इलाका है, जो चिटनेस पार्क का इलाका है, जो गांधी द्वार का इलाका है, वहाँ स्थिति यथावत बनी हुई है। इसके इतर यदि समझा जाए, साइबर जिस तरीके से काम कर रही है उसमें 6 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा, कुछ और लोगों को शामिल करने की बात, और उसके साथ साथ कुल जमा अब तक 10 एफआईआर दर्ज हो गई है। फहीम खान की पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनसे जब बात की गई तो वो एक बात का जिक्र बार बार करते रहे कि ये बजरंगियों की वजह से हुआ है, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यदि ये कब्र तोड़ना चाहते हैं तो कानून में संशोधन करना पड़ेगा। ऐसे कब्र नहीं तोड़ सकते, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी हो। तो एक बात ये भी साफ हो गई है कि जो फहीम खान का समर्थन कर रहे हैं उसके पार्टी के लोग, वो इस बात को भी मान रहे हैं कि हाँ, अगर ये हुआ है तो गलत हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से झंडा जलाने की बात है या दूसरे विवाद हैं उसमें फ़हीम खान को और बाकी लोगों को घसीटा जा रहा है। ये डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उनसे यहाँ तक पूछ लिया गया कि जब गणेश पेट जेल के पुलिस स्टेशन के बाहर फ़हीम खान और उसके समर्थक ही थे जो अल्लाहू अकबर और औरंगज़ेब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, वे कौन लोग थे? तो उन्होंने कहा हमारे इतने कार्यकर्ता नहीं थे, हमारे 5 से 6 कार्यकर्ता ही काफ़ी हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को बताने की कोशिश की गई है कि हमारे उसमें इतने सारे लोग नहीं थे।
जो तादाद थी हमारे लोगों की वो कम थी, हमने इस तरीके से नहीं किया। तो एक बात तो साफ है, फ़हीम खान का जिक्र, उसकी पार्टी का जिक्र, उसके लोगों का जिक्र, ये सब चीज़ें एक लाइन में खड़ी होती नज़र आती है। बांग्लादेशी जिस कनेक्शन का जिक्र किया था वो पुख्ता होता हुआ नज़र आता है। स्टोन पेल्टिंग का जो जिक्र किया गया कश्मीर कनेक्शन से, वो जिक्र एकदम पुख्ता होता हुआ नज़र आता है। जो सबसे बड़ी बात है, अकाउंट्स को लेकर जब ये पूछा गया डीसीपी से, तो उन्होंने कहा इसके ऊपर भी काम किया जा रहा है, उन्होंने नकारा नहीं। और अगर कोई चीज़ को नहीं नकारा जा रहा है तो ये मान लेना चाहिए और ये माना जा सकता है कि हाँ, उस दिशा में कोई सबूत हासिल हुआ है जिसके ऊपर ये काम किया जा रहा है। तो मौजूदा स्थिति में नागपुर की स्थिति 72 घंटे से ज़्यादा हो गए, उन इलाकों में अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है। कल चूँकि बहुत ज़्यादा क्रूशियल दिन है, कल जुम्मे की नमाज होनी है, उसके हिसाब से पुलिस बल ने अपनी तैयारी की है। कल क्या कुछ होगा या क्या कुछ हो सकता है उसके ऊपर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि उस हरे कपड़े का जिक्र, सोशल मीडिया, मुख्यमंत्री का बयान और फ़हीम खान से जुड़े लोगों का बयान इस चीज़ को बताने के लिए काफ़ी है कि हाँ, यदि वो हरा कपड़ा है तो कोई उसको बता रहा है, फ़हीम खान से जुड़ा हुआ व्यक्ति, कि उसमें कुरान की आयतें थी। मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं ऐसा कुछ नहीं था, पुलिस कहती है ऐसा कुछ नहीं था। तो ये बात एक तरफा हो गई है कि एक धड़ा है हरे कपड़े में कुरान की आयतें लिखनी बताया जा रहा है, एक धड़ा है जो कह रहा है ऐसा कुछ नहीं था। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लेट्स टॉक